Assalamu alaikum students. This is your physics teacher Miss Maheen. Today I am going to represent you second law of thermodynamics and entropy. Now we discuss the two laws which belongs to the second law of thermodynamics. First one is Calvin's statement. Calvin says it is impossible to construct a heat engine without having a heat sink to which a part of heat is rejected. मीन्स कैल्विन्स का कहना था कि एक इम्पॉसिबल ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना जिसमें हीट सिंक का कोई पार्ट मौजूद ना हो, जहाँ पर आपका जब सिस्टम वर्क करता है, हीटअप होता है, तो उसकी हीट एनर्जी जो है वो रिजेक्ट हो सके. फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप लें पेट्रोल इंजन, इसमें आपके पास कोई हीट सिंक सोर्स नहीं होता, आपके एटमॉस्फेयर में वो उस एनर्जी को रिलीज कर देता है. नेक्स्ट है क्लैशियस स्टेटमेंट. क्लैशियस का कहना था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ सम एनर्जी. क्लैशियस का ये कहना था कि हमें चूँकि पता है कि टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो मूव करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लो टू हाई मूव करवाना चाहें तो बगैर किसी एक्सपेंडिचर ऑफ सम वर्क, एक्सपेंडिचर ऑफ सम एक्सटर्नल वर्क, एक्सपेंडिचर ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम यूज़ करें उसके ऊपर, इसके बगैर ट्रांसफ़र करना टेम्परेचर को लोअर टू हायर इम्पॉसिबल होता है. फॉर एग्जांपल लाइक रेफ्रिजरेटर, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसको दे रहे होते हैं, वो यूज़ हो रही होती है टू पंप हीट फ्रॉम कूल इंटीरियर टू द वार्मर एक्सटीरियर. Now move towards the equivalency of Calvin's and Clausius' statement. Suppose the Calvin statement is false and we construct a perfect heat engine which completely convert work, मीन्स कि वो सोर्स से जो भी एनर्जी ले रहा है उसको कंप्लीट कर रहा है उसको वर्क के अंदर, और कोई पार्ट ऑफ हीट एनर्जी रिजेक्ट नहीं हो रही. इफ दिस परफेक्ट इंजन इज कनेक्टेड टू अ रेफ्रिजरेटर, मीन्स कि कैल्विन के जो सिस्टम जो था आपका, आपने उसको कनेक्ट कर दिया क्लैशियस के स्टेटमेंट के साथ. इफ दिस परफेक्ट इंजन इज कनेक्टेड टू अ रेफ्रिजरेटर देन दिस वर्क कैन बी यूज टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर. वही वर्क जो कैल्विन्स के लिए काम कर रहा था हम उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं क्लैशियस के स्टेटमेंट के साथ, यानी उसकी एग्जांपल रेफ्रिजरेटर के साथ. दैट कन्वेज द हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी. द नेट रिजल्ट simply the transfer of heat from the cold body to a hot body without expenditure of work, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्लैशियस स्टेटमेंट की कोई एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क किए बगैर आपका होगा, इम्पॉसिबल होगा कि हीट एनर्जी को आप मूव करवा सकें. लेकिन यहाँ चूँकि हम कम्प्लीटली उस वर्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क वो ट्रांसफ़र हो रही है. दिस वायलेट्स द क्लैशियस स्टेटमेंट, क्योंकि क्लैशियस का कहना यही था कि इम्पॉसिबल है ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना जिसमें आपका टेम्परेचर लोअर टू हायर मूव करे और आपको कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी ना करनी पड़े. सो सिंपली इट प्रूव्स कि इफ द कैल्विन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स देन ऑटोमेटिकली क्लैशियस स्टेटमेंट will be false. So it proves the equivalency of both statements. Now we discuss entropy. Basically, entropy defined in two different ways. First one is molecular disorderness and second one is the unavailability of energy. It represented by delta S and its formula which shows on your screen. Delta S is equal to delta Q over T, where delta Q is the heat energy and T is the temperature, which is taken in Kelvin. So its unit is joules per Kelvin. Now first we define molecular disorderness. बेसिकली आप इसके लिए कंसिडर करें कि अगर हमने एक बॉक्स लिया है, उसमें हमारे पास ब्लैक और रेड बॉल्स अरेंज हैं, देन वी शेक दिस बॉक्स, तो वो ऑर्डर अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. एज वी शेक इन मोर एंड मोर, तो वो ऑर्डर अरेंजमेंट जो है वो मज़ीद से मज़ीद डिस्टर्ब होती जाएगी, विच वी कैन से डैट कि डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस and the original arrangement cannot be brought back, which is called the molecular disorderness. Now we move towards the unavailability of energy. Second definition of entropy.
फॉर दिस पर्पस अगर हम कंसीडर करें कि एक हमारे पास टैंक है जिसमें हॉट वाटर है और एक टैंक है जिसमें कोल्ड वाटर है, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों वाटर्स को, तो जो ऑर्डर अरेंजमेंट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। जो एनर्जी मतलब हॉट ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी कोल्ड को ट्रांसफ़र करेगा, या इन अदर वर्ड्स कोल्ड जो है वो हॉट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, अनलेस एंड अनटिल कि दोनों वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही ये वाटर टेम्परेचर सेम हो जाएगा पूरे टैंक के अंदर, अब मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर को मूव करवाने के लिए कोई एनर्जी मौजूद नहीं होगी। ना हॉट अपनी एनर्जी मज़ीद कोल्ड को ट्रांसफ़र कर सकेगा, ना कोल्ड उस एनर्जी को मज़ीद एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो वो लेवल टेम्परेचर का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है मज़ीद पॉसिबल नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, कि अब हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो अनअवेलेबल है, अब मौजूद नहीं है। Now we discuss second law of thermodynamics in terms of entropy. Its statement is the entropy of the universe never decreases during any process. The entropy either remains constant or increase. एंट्रोपी यूनिवर्स में कभी भी आपकी डिक्रीज नहीं होती। जो हमने अभी दो डेफिनेशंस आपको बताई, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, वो क्या शो करता है कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस क्या बताता है कि आपका ये जब आप जितनी बार शेक करेंगे वो आपका डिसऑर्डरनेस जो वो इंक्रीज करेगी। इट मीन्स कि एंट्रोपी जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, और अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, वाटर टेम्परेचर सेम हो गया था। इट मीन्स कि एंट्रोपी सेम हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बट इट नेवर बी डिक्रीजेस, एंड दिस is also known as law of increase of entropy.